नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहा है। बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि ऑटो सेक्टर अब क्रैश हो सकता है या ऊपर जा सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअल हो क्या रहा है, क्या हो सकता है, किस प्रकार से बिजनेस में ग्रोथ या डिप आ सकती है, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि ऑटो सेक्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसने एग्रेसिव रिटर्न्स हमें दिए। बहुत सारे स्टॉक एक साल के अंदर डबल हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक हो, मैं जानबूझ के किसी स्टॉक का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। आगे जाके कई स्टॉक्स के बारे में हम बातें करेंगे, फंडामेंटली समझेंगे, ताकि आपको कन्विक्शन आए कि लॉन्गर रन में जेन्युइनली हमें इसे होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी आइडिया बताऊंगा जो ऑटोमेकर अभी फॉलो कर रहे हैं। अगर जो ऑटोमेकर उस ट्रिक को फॉलो करेगा, उसके स्टॉक्स रॉकेट हो सकते हैं। बाकी एनालिसिस आपको इजीली समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आए तो हक से इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ऐसे वीडियो सबसे ज्यादा आप तक मैं पहुंचा पाऊं। अगर हम बात करें इंडियन ऑटोमेकर्स की, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े ऑटोमेकर्स यहाँ पे मारुति है, टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आयशर मोटर है। ये सब बड़े बड़े ऑटोमेकर के अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रेंज बाउंडनेस हमें नजर आ रहा है। मारुति की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 महीने से, मतलब इजीली हम बोल सकते हैं मार्च महीने से ये एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। हम बात करें टाटा मोटर की तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी मार्च से ही इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस उसने नहीं दिखाया, 2-4% ऊपर नीचे वही कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी अगर हम बात करें तो मार्च से तो नहीं, मार्च से तो अच्छी खासी अपमूव हमें नजर आई है। बिकॉज महिंद्रा के बारे में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। डिटेल एनालिसिस मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का किया है। वहां से इसकी ग्रोथ अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 50% की ग्रोथ मार्च से इसने दिखाई है। बट मार्च के बाद अगर आप देखो ना, तो जून जुलाई के आसपास से ये फिर से रेंज बाउंड बन चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सेल्स पे प्रेशर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। FADA, फाड़ा नाम की एक इनकी एसोसिएशन है, एक बॉडी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। SIAM एक बॉडी है इनकी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो दोनों बॉडीज है, डीलर के लिए काम करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम करती है। दोनों का मानना यह है कि कुछ प्रेशर अभी मार्केट के ऊपर आ रहा है, उस वजह से इनका सेल्स नहीं बढ़ रहा है। पहला तो रीजन है जनरल इलेक्शन आए थे। इलेक्शन में बहुत सारे कायदे कानून होते हैं जिस वजह से आप कैश नहीं लेके जा सकते, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रेशर्स नज़र आते हैं, डीलरशिप पे भी प्रेशर आते हैं। तो उस वजह से इनका सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है, ऐसा उनका मानना है। इंटेंस हीट वेव, जितनी ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग घर से बाहर ना पड़ना प्रेफर करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में घूमने से बढ़िया है कि भाई साहब घर में आराम से शांति से बैठे रहे। क्योंकि हीट वेव में जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, तब तक शोरूम्स में आपको पता नहीं चलेगा कि भाई साहब थोड़ा इस शोरूम में घुसना है। कार ले सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, ये होता नहीं है। इसीलिए कार लेना, बाइक लेना, एक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ऐसा होता है ना कि हम घूमते घूमते यार नज़र में आ जाता है, अरे यार ये तो शोरूम है, बढ़िया शोरूम है, एक बार ट्रायल लेनी होगी। सिर्फ इस बार हम सोचते हैं, अगली बार फिर से घूमते घूमते शोरूम में चले जाते हैं, 1-2 कार ट्रायल ले लेते हैं, फिर दूसरे ब्रांड के पास जाते हैं। ऐसे करके हम एक डिसीजन पे आते हैं। जब हीट वेव्स होती है हम बाहर ही नहीं निकालते, वो एक प्रॉब्लम है। अदर रीज़न इसमें अलग अलग हमें बताए जा रहे हैं, जहाँ पे कि कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई, कहीं पे बारिश कम हुई, किसानों के पास पैसे की किल्लत थी। बट अभी फिलहाल बारिश तो अच्छी खासी हो चुकी है। इस वजह से थोड़ा 4 व्हीलर में डिमांड, 2 व्हीलर में डिमांड लौट सकते ऐसे बोला जा रहा है। बट फिर भी एक उन्होंने मेजर रीज़न तीसरा बताया, वो है प्राइसिंग। बहुत सारे ऑटोमेकर्स ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। कुछ ऑटोमेकर्स ने, 4 व्हीलर ने, जैसे आप बोल सकते हो टाटा मोटर की हम बात करते हैं, 2% तक उन्होंने व्हीकल के प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। मारुति ने 0.45% तक, अगर नंबर की हम बात करें तो किया ने अप्रोक्सीमेटली 60,000 तक उनके प्राइजेस बढ़ाए हैं। हुंडई ने 10,000 तक, टोयोटा ने 1 से 3% तक उनके प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 2-4%, 5% बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मैं फॉर्च्यूनर का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कार परचेस करी, वहाँ से आज तक की डेट में 3 से 4 लाख की बढ़ोतरी हुई है उसके प्राइस में।
इमेजिन करो एक 50 लाख के कार में अगर 4-5 लाख की ग्रोथ होती है 1.5 साल में, तो समझ जाना ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। कंसिस्टेंटली प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आपके पास कोई कार हो तो तब की प्राइसेस, मतलब आपने जब परचेस करी है तब की और आज की प्राइस प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ये मत बोलना कि 10 साल पहले मैंने परचेस करी थी 3 लाख में, आज है 10 लाख प्राइस, उतना तो होगा बट रिसेंट प्राइसेस के अगर आप कनेक्ट में हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपडेटेड हो तो समझ में आ जाएगा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से थोड़ा लोग पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक मजेदार चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे कार परचेस आप कर सकते हो और कब कर सकते हो। सो ये जो तीनों कारण है ना, इसने इम्पैक्ट तो किया, बट मेजर इशू ये है कि कार मैन्युफैक्चरर ने कार मैन्युफैक्चरिंग कर दी, वो सारी इन्वेंट्री अब डीलर के पास पड़ी हुई है। जब ये इन्वेंट्री किसी डीलर के पास पड़ती है, इन्वेंट्री किसे बोलते हैं, सिंपली आपके यहाँ माल भर जाना। मैं रेगुलरली 10 कार मेरे डीलरशिप में रखता हूं, अब इस बार मेरे पास 15 कार से, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया, उतनी कार मुझे सेल करनी होगी। अगर मैं नहीं करता तो उसका कॉस्ट मेरे ऊपर आ जाता है, उनको संभालने का कॉस्ट मेरे ऊपर आ जाता है, उसकी टोटल प्राइस मेरे ऊपर बैठ जाती है। सो दैट अगर हम यहाँ पे 3 महीने की हम बात करें तो डीलरशिप के पास समवेयर अराउंड 7.30 लाख कार्स स्टॉक में पड़ी है, जिनका सेल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 75,000 करोड़ की ये टोटल इन्वेंट्री बनती है। अब इसकी कॉस्ट कुछ डीलर पे भी आती है क्योंकि उनको मेंटेन करना होता है, इन्वेंट्री रखनी होती है, मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और उसमें अगर कुछ डेंट हुआ तो उसका फिर से रीपेंटिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग किया है ना, उसका पैसा उसमें अटक जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 75,000 करोड़ का माल अगर मैंने प्रोड्यूस कर रखा है और वो 1 महीना भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहता है, तो 1 महीने का ब्याज क्या हुआ। अगर मैं आज के आज निकाल देता हूं तो पैसा मेरा वापस आ गया। जो साइकिल टाइम है पैसे का, वो ज़्यादा जैसे ही बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा कंपनी का लॉस होता जाएगा, और आप सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप होते चले जाते हैं। सो डीलर जो है ना, वो ओईएम्स को प्रेशराइज कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम प्रोसेस थोड़ा सा स्लो कर दो या प्रोडक्शन कट कर दो, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो ये सब प्रॉब्लम जो है ना सिर्फ इंडिया में चल रहे, बिल्कुल नहीं। अब मुझे ये आपको बोलना है कि अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में चल रही है तो इंडियन कार मेकर्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये ग्लोबली चल रहा है ना, तो ओवरऑल सेक्टर में इंपैक्ट हो रहा है, ये आगे जाके थोड़ा कूल डाउन हो सकता है। इसीलिए जो 3 कारण अभी फिलहाल हमने पहले देखे थे, जो इनकी ही बॉडी ने हमें बताए थे, सो मेरा मानना यह है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। वो 3 कारण वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं, बट उसी वजह से ये सब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली भी प्रेशर है। अगर हम बात करें चाइना की, जुलाई में उनका सेल्स 10% डाउन हुआ था, ईयर ऑन ईयर कंपेयर हम कर रहे हैं। अब 2024 का जुलाई हम कंपेयर करेंगे जुलाई 2023 से। अब फिर हम आते हैं अगस्त की तरफ, तो अब आपको पता चलेगा कि 4% का ड्रॉप नजर आ रहा है। यूएस की बात करें तो जुलाई में 2.8% की गिरावट थी और अगस्त उनका कंप्लीटली फ्लैट नजर आ रहा था। बट मैं एक मजेदार चीज आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट कैसा भी हो, मेरे हाथ में होता है कि मेरे कंपनी ने कैसे परफॉर्म करना है। अगर हम बात करते हैं चाइना के BYD कंपनी की बिल्ड योर ड्रीम, इस कार के बारे में आप जानते हो कि मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है, पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आने वाला ये किंग है। अगर टेस्ला को कोई टक्कर दे सकता है तो एक ही ब्रांड है BYD, दूसरा कोई भी ब्रांड अभी मार्केट में नहीं है। BYD और ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर सकता है, मे भी वो टेस्ला को भी पीछे छोड़ सकता है, इतनी काबिलियत इस ऑटोमेकर में है। मैं चाइना की कंपनी है इसीलिए बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ नहीं करता, फिर भी जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 40% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, मतलब समझ जाना कि मार्केट में आग लगी पड़ी है, कुछ नहीं जा रहा है, 10% से ड्रॉप हो रहा है, बट ये बंदा 40% की ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब समझ जाना कि किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं मार्केट में। उन्होंने हाइब्रिड कार लॉन्च कर दी है। हाइब्रिड क्या होता है, एक तो पेट्रोल पे भी चलेगा, उसके साथ साथ आपका बैटरी भी होता है। उससे होता यह है कि पेट्रोल भी कंज्यूम होता है, बैटरी से भी कार चलते हैं। जो माइलेज रेगुलर पेट्रोल वाली कार, अगर वो सेम कार सिर्फ पेट्रोल में होती ना तो 20 की माइलेज देती, अगर वो हाइब्रिड करिए तो सीधा 30 पे आ जाएगी। मतलब उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है और जो आपको आउटपुट मिलता है वो बढ़िया मिलता है। बैटरी होने की वजह से पिकअप भी फास्ट होता है और हाइब्रिड होने की वजह से माइलेज भी
बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप ब्रेकिंग करते हो वो बैटरी चार्ज होने लग जाती है। इस वजह से हाइब्रिड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने 100 बार बोला होगा आपको, टोयोटा के बारे में मैंने बोला था, उसके साथ साथ महिंद्रा के बारे में मैंने बोला था, उसके साथ साथ मारुति के बारे में मैंने बोला था, टाटा के बारे में बोला था, और इसमें मैंने आपको क्लियरली बोल रखा था कि टोयोटा और मारुति किंग होंगे इस चीज़ में, क्योंकि उनका रिसर्च मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है और एक्चुअल डायरेक्शन में लग रहा है। बाकी ईवी का डिसीजन अच्छा साबित होगा 2030 में, अभी बिल्कुल साबित वो होने वाला नहीं है। उसके पीछे रीजन मैंने बहुत सारे आपको ऑलरेडी बोल रखे थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया है ग्लोबली वो 4 लाख व्हीकल का करा है। मैं बोल रहा हूँ 4 व्हीलर्स की बात, वो भी एक क्वार्टर में, Q1 की मैं बात कर रहा हूँ। और इंडिया की बात करो तो 1,80,000 व्हीकल इंडिया से एक्सपोर्ट हो चुके हैं। मैं बिल्कुल भी इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता भाई साहब, इंडिया की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, इंडिया का एक्सपोर्ट एकदम बढ़िया हो रहा है। महिंद्रा जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा है, मारुति एक नंबर एक्सपोर्ट कर रहा है। टाटा को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, मगर टाटा के भी एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे हो रहे हैं, ग्रोइंग फेज में नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से और थोड़ा एफर्ट्स टाटा ग्रुप ने लगाना चाहिए। अब टाटा के मैं JLR की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं प्योर टाटा मोटर्स की कार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे टाटा का लोगो आपको नजर आता है, उसमें थोड़ी ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मुद्दा आपके सामने रखने का रीज़न ही है कि अगर आप डिमांड देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। 2024 में पेट्रोल डीजल का सेल हमें वीक नज़र आया, क्योंकि जानबूझ के उसका सप्लाई कम किया गया था, इसीलिए आपको 100% ये वीक नज़र आएगा। बट हाइब्रिड व्हीकल अगर आप देखो तो 27% की ग्रोथ भारत में नज़र आई, 48% चाइना में नज़र आई, और 16% यूएस में नज़र आई। अब हाइब्रिड कार कौन बनाता है, तो मेजरली फोकस है मारुति का, और सबसे तगड़ा फोकस है टोयोटा का। सो ये दोनों ब्रांड मेजरली हाइब्रिड पे फोकस करते हैं। उनके साथ साथ होंडा भी करता है, किया भी करता है, एमजी भी करता है, बट मेजर डोमिनेंट प्लेयर यही है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ईवी पे बहुत बड़े लोग बहुत ज्यादा फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीजन मैंने बोला कि उसकी रेंज सीमित है। BYD ने अपने ब्रांड को इतना ज्यादा, इतना तगड़ा मार्केट किया ना कि लोगों को लग रहा है कि भाई साहब यही है। अब रीजन बताता हूँ, BYD की एक कार है, सीधा बोल देते हैं कि फ्यूल भर दो और बैटरी चार्ज हो जाएगी। बैटरी पे और इस पे दोनों पे मिलके 2000 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 1200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 1500 किलोमीटर। भाई होता क्या है, जहाँ पे ईवी आपको 150 किलोमीटर की रेंज देती है, वो भी आराम से चलाना पड़ता है। अगर दौड़ाओगे, रेस करोगे, वाट लग जाएगी, 100 किलोमीटर पे घूम के आ जाएगा वो। मतलब अगर छोटे लेवल पे आपको ट्रैवल करना है तो ठीक है, बड़ी रेंज चाहिए तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैक्सिमम लोग कार लेते क्यों है भाई साहब, 10-20 किलोमीटर जाने के लिए। मेजरली लोग कार प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग रूट पे जाने के लिए, डेली यूज के लिए भी डेफिनेटली यूज करेंगे, क्योंकि माइलेज अच्छा मिलता है इसीलिए। उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज भी चाहिए, वो अगर आता है तो डेफिनेटली लोग इसे प्रेफर करेंगे। वो कहाँ से मिल रहा है, हाइब्रिड कार से मिल रहा है। हाइब्रिड बढ़िया कौन बना रहा है, BYD बना रहा है। BYD की डिजाइन जबरदस्त है, BYD की प्राइसिंग एक नंबर है, BYD की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। BYD का कंट्री चाइना है, प्राइस सस्ती आती है, उठाते हैं डंप कर देते हैं बहुत सारे देश में। अभी 4 लाख कार मैंने जो आपको बोला ना, उन्होंने सीधा कार उठाए डंप कर दिया अलग अलग देशों में। जब भी ये अलग अलग देशों में डंप कर देते हैं, वहां का जो कार मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं, आप बोलोगे कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी भाई साहब, कॉस्ट बढ़ने ही वाली है। इसीलिए BYD से सस्ती आपको इंडियन कार मिलेंगी। ऐसे अगर आपको लग रहा है तो ये आपका वहम है। अब इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊं, होता यह है कि ओला से भी आपने सुना होगा, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। इवन टाटा ने भी बैटरीज फिर से चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये अंदर की बात है, कुछ कार्स में अभी भी वो लोग चाइनीज माल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूं कि उनकी क्वालिटी मच सुपेरियर है इंडियन मैन्युफैक्चरर से। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। सो मेजरली बैटरीज के सेल्स कहाँ से, चाइना से आ रहे हैं। अब एक ईवी बनाने में जो बैटरी की कॉस्ट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 50% होती है, मतलब आधा माल क्या है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
अगर आप बैटरीज भी इंपोर्ट करते हो आपके ऊपर टैक्स हेवी लगने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, 50% के ऊपर आपने ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रखी है। इसका मतलब ऑलरेडी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इंडिया में, फिर भी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं जो चाइना से ही इंपोर्ट करे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक इंडिया में भी यूनिट बनाया तो भी उसकी कॉस्ट अच्छी खासी जाने वाली है। और ये लोग जो BYD वहां से यहाँ भेज रहे हैं, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन रख के, बहुत कम इन्वेस्टिंग वैल्यू रख के इंडिया में भेज देते हैं, ताकि इंडियन कार की प्राइस और उनकी प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस ना लगे। सो एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी, उसके साथ साथ बढ़िया लुक वाली कंपनी, बढ़िया रेंज वाली कंपनी अगर मुझे दिख रही है तो लोग 5-7 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड कर ही देंगे यार। मतलब 30-40 लाख की कार है तो। और लोअर रेंज में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जितना सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना था वो तो हो चुका है। इससे अगर आपको लग रहा है कि ये डबल डबल होता जाएगा तुरंत अभी 1-2 साल में, वो मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो पीरियड आ रहा है, अभी जो टाइम आ रहा है, वो हाइब्रिड का आ रहा है, जो कि टोयोटा बहुत अच्छे से जानता है, उसके साथ साथ मारुति भी जानता है। इसीलिए मैंने बोला था 2025 के बाद असली मारुति आपको देखने लग जाएगा, और दिखने ही वाला है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, 2025 पूरा होने दो, 26 में आपको नजर आएगा कि मारुति क्या कर रहा है। और जो उनका सेल्स है ना, वो असली सेल्स आपको ये क्वार्टर खत्म होने दो आने वाला, फिर आपको पता चल जाएगा। सो आपका क्वेश्चन यही होगा कि आगे क्या हो सकता है। सिंपल वर्ड में बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। ये जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये फिलहाल 3-4 कारण हमने ऑलरेडी बता दिए। पैसों की किल्लत थी, रेट कट हो नहीं रही, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। लोग ज्यादा कोशिश स्पेंडिंग की नहीं कर रहे हैं। अब रेट कट कुछ भी करके इनको करना होगा। अब रेट कट जैसे ही होगा फिर इजी मनी अवेलेबल होगा, उसका फायदा हम लोगों को हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं या ऑलमोस्ट आ चुके हैं दरवाजे के ऊपर। गणपति फेस्टिवल आपको पता ही है, बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में ये चलता है। उसके साथ साथ दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है। सो दैट बैक टू बैक फेस्टिवल आने की वजह से एक अच्छा खासा सेल्स हमें नजर आ सकता है। पुराने 2 महीने खराब गए हैं, आने वाला ये करंट महीना मतलब सितंबर मंथ ठीक ठाक रह सकता है। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर पाएगा। सो सेकंड क्वार्टर के भी आंकड़े हो वो ठीक ठाक नजर आएंगे, एकदम बढ़िया नहीं। सो दैट जो भी ग्रोथ आई है ऑटो में, वो एक कंसोलिडेशन फेज में हमें नजर आ सकती है, बट वो एक्यूमुलेशन फेज है, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा स्टॉक आपको बाय करना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्टॉक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। 1-2-3 प्लेयर आप चूज करना ऑटो में से, और उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी अगर हम देखेंगे रेट कट के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि यूएस यूरोप में तो रेट कट के संभावना बहुत ज़्यादा। यूएस तो ऑलरेडी उस मौके की तलाशी कर रहा है कि कब अनाउंसमेंट हो जाए, वहाँ पे हो ही जाएगा। यूरोप में कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब वहाँ पे जो भी टाटा की व्हीकल्स है, JLR में बात करूँगा, तो वहाँ सेल्स बढ़ सकता है, उसका इम्पैक्ट उनके बैलेंस शीट पे आ जाएगा। इंडिया में भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री का कंसर्न बताया जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ये बड़ा कोई कंसर्न है, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत जल्द क्लियर हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे कार मेकर्स अभी भी जाओ ना शोरूम में तो बोलेंगे कि वेटिंग है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये नाटक है। आपको तुरंत कार मिल जाएगी। मेरे हिसाब से डिस्काउंट भी चालू हो जाएंगे, तो आप लोगों ने एक काम करना है, डिस्काउंट के ऊपर फोकस करना है। अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री है, इसीलिए मैक्सिमम डिस्काउंट ये लोग आपको दे सकते हैं। अब इसका थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट बैलेंस शीट पे हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो सकता है, ईपीएस ड्रॉप हो सकता है। ईपीएस ड्रॉप हुआ तो आपको पीई थोड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है, बट उससे इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले क्वार्टर में वो सब एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो पीई का वगैरह मैं कंसर्न बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की कंसर्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो आगे होने वाला है। इसके न्यूज आएंगे, फिर बोला जाएगा ऑटो क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट न्यूज आएंगे, रूमर्स फैलेंगे, बिकॉज ये सेक्टर ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इसीलिए थोड़ा इसको प्रेशराइज करने की कोशिश और हो सकती है। मैं अभी से आपको अलर्ट कर रहा हूं। जाते जाते और एक सरप्राइजिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि और क्या हो सकता है। मानसून अच्छा हुआ है, ट्रैक्टर का सेल बढ़ सकता है। रीजन बिहाइंड दैट, ट्रैक्टर का सेल किसानों के लिए होता है। हम लोग तो रास्ते पे ट्रैक्टर लेके घूमते नहीं है, तो किसान ही लेंगे, तो किसान के लिए बारिश इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना, थोड़ी किसान के ऊपर अभी झुकी हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, किसान और थोड़ा प्रेफर करेंगे ट्रैक्टर्स बाय करने के लिए। मे बी अगर सब्सिडीज वगैरह दी जाए तो और बेटर हो सकता है। छोटे ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडी होती है, अगर आपको पता ना हो तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप किसान हो तो उसका भी लाभ उठा सकते हो। उसके साथ साथ
टू व्हीलर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हर एक इंसान की अब ये बेसिक नीड हो चुकी है टू व्हीलर लेना। सो दैट ये सारी चीज़ें अगर हम कंपाइल करें तो ट्रैक्टर का सेल मुझे बढ़िया लग रहा है, टू व्हीलर का सेल लाजवाब होगा। उसमें ईवी का पेनिट्रेशन नेक्स्ट लेवल हो सकता है, उसमें हाइब्रिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ फोर व्हीलर में हाइब्रिड की डिमांड बढ़ेगी और 4-5 साल के बाद आपको ईवी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता हुआ फूटता हुआ नजर आएगा। फूटता हुआ मतलब बैटरी नहीं फूटेगी, सेल्स फूटेगा। तगड़ी ग्रोथ हमें नजर आ रही है। आपके व्यूज क्या है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियोस को ना बनाने में मेहनत लगती है, यहां तक आप देख रहे हो इसका मतलब आप सीखने में भी मेहनत कर रहे हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।